गुड आफ्टरनून। बैठे सब। हेलो हेलो। हेलो। क्या था आज का डिस्कशन? एचएलपी के 11 सवाल और एक डीपीपी। तो पहले हम एचएलपी के 11 सवाल कर लेते हैं, या पहले डीपीपी कर देते हैं? ठीक है, पेपर पे बात करेंगे अभी। तो मुझे करना है डीपीपी। डीपीपी नंबर 29। 29। तो देखते हैं आंसर 29 के। बी है, बी है ना? फिफ्थ का ए, सिक्स का बी, सेवन का बी, एट का सी, नाइन्थ का ए, टेंथ का सी, 11 का भी सी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का बी, 15 का बी, 16 का बी, 17 का सी, 18 का सी, ये 29 डीबीपी के आंसर हो गए। ठीक है, क्या आपसे इससे सवाल हो गए? कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में? 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मैंने कभी टेस्ट पेपर के लिए बनाया था।
इसमें ऐसा दे रखा है कि एक बॉल को अपन को वेलोसिटी देना है और स्कूटी से टक्कर लगवाना है। तो इसका रूल ये होता है कि धागा कभी ढीला ना हो, यही इसकी शर्त थी। तो इस रास्ते में ढीला होने की सबसे ज्यादा चांस है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो अपन कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट से जब ये गुजरता है तो उस समय इसका वेलोसिटी रूट जी आर होना चाहिए, एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे रूट जी आर वेलोसिटी होनी चाहिए, हर कोई जानता है। और ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये यहां से r बाई 2 नीचे हो गया। तो यहाँ की वेलोसिटी जो इस तरफ होगी वो हो जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh, तो रूट 2gr। तो इधर से इधर जाने के लिए रूट 2gr चाहिए इस पोजीशन में। तो ये इस रास्ते के यहाँ खूंटी से टकरा जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब बारी दूसरी तरफ की। अब दूसरी तरफ का जो रास्ता है, इस रास्ते में अगर ये रास्ता पूरा चलना है तो कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे खतरे वाला पॉइंट कौन सा, यही। अगर यहां जस्ट जीरो है तो उसके बाद सब जगह इससे ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे जीरो मानते हुए इसका v इस डायरेक्शन का निकालेंगे हम। तो इधर नीचे की तरफ एम जी, ये वाला एंगल 60 डिग्री, यहाँ t जस्ट जीरो मान लिया हम, तो इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉस 60 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो v बराबर रूट जी आर बाई 2। तो इस तरफ चाहिए रूट जी आर बाई 2। अब इसको सर्कुलर मोशन पूरा नहीं करना है ना, इसको सिर्फ इतना सा ही करना है। तो इधर थोड़ी कम चाहिए उधर से, ये फर्क है। जो लोग इसको समझते नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टी जीरो करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट हमेशा जरूरी नहीं कि वही हो। इस वाले पाथ का हाईएस्ट पॉइंट वो है। ये डिफरेंस होता है, इस बात को समझाने के लिए मैंने टेस्ट पेपर में ये सवाल बनाया था बहुत साल पहले। ठीक है, कुछ लोग के आंसर रट लेते ना, वो बात समझते नहीं कि टी कहाँ जीरो करते हैं। अभी इसके आगे बढ़े, और कोई नहीं? हो गया डीपीपी कंप्लीट? ठीक है। अब इसके बाद एचएलपी का नंबर था, क्या कहते हो? एचएलपी वगैरह हो गया आपसे? नहीं हुआ? नहीं किया? किया था, कम किया, पूरा नहीं किया। एग्जाम की तैयारी करने के लिए फटाफट कर लिया, सब कुछ करके गए थे ताकि एग्जाम में बढ़िया नंबर आए। एचएलबी शीट वगैरह सब करके गए थे, यूं कह रही हो? छोड़ के गए थे? हैं? सेंटर ऑफ मास के सवाल कम थे। तो बात आया टेस्ट पेपर की। देखो, टेस्ट पेपर के बारे में बार बार मैं कहता रहता हूं, पर मुझे मालूम है कि कुछ लोग तो पक्का नहीं मानेंगे, मैं उन्हें कितनी बार भी कह दूं, है ना? और कुछ लोग मान रहे होंगे, कुछ ढीले पड़ जाते होंगे, इसलिए वो ढीले ना पड़े इसलिए कह रहा हूं। तो आपसे मैंने कहा था कि जब भी टेस्ट पेपर दे के आते हैं, आने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, आंसर की देखे बगैर एक नया आंसर की भरते हैं, ठीक है? उसके मैं प्रॉफिट बार बार गिनाता हूं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स का कोई एक सब्जेक्ट कमजोर पड़ता है जिसको वो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करता है। जो दूसरी वाली आंसर की अपने घर में आराम से भरोगे, वो तुम्हें उसके सवाल को अच्छे से पढ़ने का मौका देगा।
जो तुमसे खो रहा है कम से कम उसका परिचय तो देगा ही, ये तुमसे खो क्या रहा है, लोग सवाल कैसे पूछ रहे हैं, मैं क्या करता कि मैं कुछ कर सकता था, क्लास में कुछ बताया भी जा रहा था, अब मैं क्या कर लेता कि मेरा नंबर ठीक हो जाते, कुछ आइडिया बनने लग जाता है। इसलिए ये जो दूसरी वाली आंसर की भरने के लिए कहा जाता है, उसमें वो जो तीसरे सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, तीसरे सब्जेक्ट में डायरेक्शन भी मिलती जाएगी। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो तुम्हें फायदा करता है इसके अंदर, वो ये होता है कि जब तुम घर पे सवाल अटेम्प्ट करते हो तो कुछ और क्वेश्चंस को सही कर देते हो। जब तुम कुछ और क्वेश्चंस को सही कर देते हो तो तुम ये समझ जाते हो कि मेरी कैपेबिलिटी तो इतने नंबर की थी, पर मैं पेपर में ये कर नहीं पाया, तो इसका मतलब फिर मैंने पेपर में कहाँ समय गंवाया। फिर समय गंवाने वाले सवाल ढूंढते हैं कि ऐसे कौन से सवाल थे जिसमें मैंने समय ज्यादा बिता दिया और जिनसे मुझे मिला भी कुछ नहीं, तो फिर ऐसे कौन से सवाल होते हैं, ऐसे फिर एक डायरेक्शन मिलती है, सवाल को छांटने की डायरेक्शन मिलती है। अपने बारे में पक्का हिसाब मिलता है कि मैं ज्ञान कितना रखता हूँ, भले लिमिटेड टाइम में दिखा नहीं पाए, कई बार भ्रम में रहते हैं कि मुझे तो सब आता था बस समय नहीं मिला। सच्चा पता लग जाएगा कि क्या था, आता भी था कि नहीं आता था, सब पता लग जाएगा। इसलिए दूसरी वाली आंसर की भरवाते हैं। तीसरी एक और आंसर की भरने का मैंने हिदायत दिया, अगर कोई 3 नहीं कर सकता है तो कम से कम ये दूसरी वाली तो जरूर भरे। तीसरी वाली से आपको ये पता लगेगा कि आपके पास उपलब्ध नोट्स के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने वाली कितनी जानकारियां हैं जो आप ध्यानपूर्वक पढ़ ही नहीं पाए। आपके नोट्स में थी पर आपने पढ़ी नहीं, आपको कोई जानकारी दे रखी थी आपने उसे इंपॉर्टेंट समझा नहीं, तो नोट्स को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, या नोट्स कमजोर हैं तो कैसे अच्छे किए जाएं, वो सब पता लग जाएगा। मतलब अपने सोर्स ऑफ नॉलेज को करेक्ट करने और उसको किस तरह से पढ़ने का पता लगेगा। हो सकता है कि आपको उसको पढ़ने के बावजूद भी कुछ सवाल रह ही जाएंगे, जब उनके सॉल्यूशन मिलेंगे तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये बातें बता रखी थी पर मैंने देखी नहीं, पर मैं घर पे कर भी नहीं पाया, समय लेने के बाद भी नहीं कर पाया, तो ये अपने दिमाग के लिमिट का पता लगेगा। तो ऐसा एनालिसिस आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अपने नंबरों का हिसाब ऐसे लगाया करो। एक अभी कितने नंबर का हिसाब था जरा बताओ मुझे, कितने क्वेश्चन थे टोटल फिजिक्स के? दो, एक ही पेपर था, दो थे एक पेपर, 2 पेपर वाला दिन था, तो 2 पेपर के अंदर टोटल 36 सवाल, 38 क्वेश्चन से 38 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन किसी ने सही कर दिए हो, 38 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन किसने सही कर दिए हो भाई। ऐसी जगह सबके लिए रहती है, कोई बात नहीं किसी ने ना भरी हो, पर पूछना तो जाएगा, हाँ पूछा तो जाएगा। कोई नहीं किया ऐसा, जिसने 38 में से एक उसका गलत हो गया हो, 37 सही कर दिए हो, ऐसा भी कोई नहीं। चलो ठीक है, 2 गलत हो गए होंगे, 36 सही कर दिए होंगे, 36 भी कोई नहीं। 3 मान लेते हैं, 35 सही कर दिए हो, 38 में से 35, ये भी नहीं है, 4 गलत। 34 सही करने वाले, 34 भी नहीं, 33 सही करने वाले, वो भी नहीं है। 32 वाला भी कोई नहीं है। 31 पे भी कोई नहीं है। 30 क्वेश्चन सही कर दिए तुमने, 30 कर दिए सही, तो मतलब 9 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किए या गलत हुए उनमें से। अच्छा, तो 30 सही कर दिए, 32 में से 32 तुमने किए और 7 तुमने छोड़ दिए। जो तुमने दूसरी वाली आंसर की बना के सोची उसमें कुछ बढ़ रहे हैं उनमें से, उसके बाद 2 सही हो रहे हैं। जो तुमने गलत किए वही वाले सही हो रहे हैं या और कोई 2 सही हो रहे हैं? 2 और सही हो रहे हैं, यानी 32 तुम कर सकते थे पर वो मैनेज नहीं कर पाए सही।
और जो 2 क्वेश्चन गलत किए उनकी गलती मिल गई। क्या एरर था उनमें? कैलकुलेशन मिस्टेक था। कैलकुलेशन सही करते तो फिर 34 सही हो सकते थे, पर वो हो जाता है एक लिमिटेड टाइम में 30 तक पहुंच के खाने। फिर 29 जिसके सही हो गए हो, नहीं 28 तुमने सही कर दिए। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए? 3 गलत हुए, पूरे सारे अटेम्प्ट किए 39 छोड़े, बाकी छोड़ दिए। मतलब 32 तुमने भी किए, 32 उसने भी किए, उसके 2 गलत हो गए, तुम्हारे 3 गलत हो गए, तो इसलिए तुम 29 पे पहुंच गए। अच्छा, अब रही बात, वो जो 3 गलत हुए वो क्यों हुए? ध्यान की कमी से और कैलकुलेशन मिस्टेक। सही गलती ढूंढो ना। नहीं, बाद में जैसे दूसरी वाले आंसर की भरते तो उसमें 2 क्वेश्चन और कर सकते थे, 4 और कर सकते थे। अच्छा, 4 क्वेश्चन तुम करते तो 34 हो गए, काफी उससे आगे निकल जाते, है ना। 32 तुमने किए, 32 उसने किए, 2 और कर सकता था, तो 4 तो 36 कर जाते दोनों। है ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने का मामला आ रहा है। फिर 28 पे कोई है क्या? 27 तुमने सही किए, कितने टोटल किए? 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी गलत हो गए, है ना। 11 में से माने 6 गलत हो गए, 5 छोड़ दिए। अच्छा, 27 तक सही हो रखे हैं मतलब। फिर 26 तुमने 26 कर दिए। फिर 25 24 23 हो गया। 22 कह रहे हैं। 21 20 फिर 19, आधे 50% पे आ जाए। 19 38 का आधा 19 तक। ठीक है, 19 तक ही पूछते हैं, है ना। तो अब रही बात फिजिक्स के अंदर आपका ऐसा रहा, तो 3 सब्जेक्ट का आपका पेपर था। तीनों सब्जेक्ट में से आपका क्या मानना है कि सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट रहा? मैथ्स का पेपर सबसे इजी था, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिजिक्स, सबसे कठिन केमिस्ट्री। अच्छा, चलो केमिस्ट्री जो लोग सबसे कठिन बता रहे हैं, एक बार केमिस्ट्री की पूछ लेते हैं साहब, है ना, अभी पता लग जाए। हालांकि केमिस्ट्री वाले अध्यापक पूछना तो ज्यादा अच्छा था, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इस क्लास में 38 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे वो किसी ने कर दिए गया। 38 38 के 38 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही कर दिए हो किसी ने? ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, नहीं है कोई। 38 में से 38 केमिस्ट्री के सवाल पूरे सही करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद में जिसके 37 सही है केमिस्ट्री के अंदर, कोई नहीं है। 36 कोई नहीं है। 35 34 33 32 31 30 तक कोई नहीं है। फिर 29 तुमने सही कर दिए। अच्छा, तो किए कितने केमिस्ट्री में? 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 29 में 8 जोड़ दो, 37। एक क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया जो गलत हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री में, मतलब सही 29 तो पूरे 30 में से 29 सही कर दिए, एक गलत हो गया,
और 8 पे हाथ नहीं लगाए, ठीक है। घर पे जाकर के हिसाब लगाए तो क्या उन 8 में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तीसरी वाली जो आंसर की भरवाते हैं ना आपसे, जिसमें आप अपने नोट्स की सहायता से अपने कॉपी के पन्ने पलट के भी भर सकते हो, उससे तो हो जाते होंगे 8। अगर घर की कॉपी वॉपी के नोट्स भी पढ़ लो, फॉर्मूला भी देख लो, उसमें से 2 नहीं आ रहे हैं, 2 से फिर भी 6 नहीं होते नोट्स देख करके भी, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? टॉपिक के बाहर का है। अच्छा चलो खैर, ये कठिन वाले टॉपिक में मैंने ऐसे ही पता करवाया, जो कुछ लोग कम नंबर आ रहे हैं ना उनको बताने के लिए कि 29 भी लोग सही कर रहे हैं जिसको लोग कठिन कर रहे हैं, है ना, उनको पता लग जाएगा। तो अब अपने टेस्ट पेपर में कोई बोनस से संबंधित बात हम करना चाहेंगे। ऐसा कोई सवाल जिसमें आप कहना चाहते हो कि कोई संदेह है और जिसका आंसर परिवर्तन करा के कुछ नंबर बढ़ाना चाहते हो, बताइए। कोई क्वेश्चन बताओ। 34, चलो 34 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है कि कंसीडर 3 फिक्स्ड सरफेसेस, 3 ब्लॉक को रिलीज किया गया रेस्ट से और तीनों जमीन पर पहुंचते हैं एक ही स्पीड से। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक्स इज सेम फॉर सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड सरफेस में लेंथ बराबर है। तो अब हमसे ये पूछना है कि हिसाब बताइए, ठीक है, तो हिसाब बताते हैं। अब देखो इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि यहां से यहां आने तक दोनों को स्पीड बराबर मिला, ऐसा दिया ना क्वेश्चन में। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क तो mgh दोनों में हो गया। अब फ्रिक्शन का जो वर्क होता है ना, वो होता है माइनस म्यू एन इंटू डी एस, जीरो से जो भी इसकी लेंथ है एल, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल का वर्क 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखो दोनों में ये क्वांटिटी तो सेम है, ये दोनों इधर लेके आएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल आ गया। तो जो फ्रिक्शन ने इसमें वर्क किया वही फ्रिक्शन ने इसमें वर्क किया। अब दोनों में ये बताएं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है। तो अब फोर्स पे बात आ गई, ये एस बराबर है, ये अंतर है। तो इसमें से हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो एन होगा, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एन बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। और इधर वाले में एन जो होगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस रास्ते में एन कम होगा, है ना, तो म्यू अधिक होगा, तभी हिसाब बराबर बैठेगा, है ना। तो जो दूसरा वाला केस है ये वाला, इसमें म्यू ज्यादा होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई समस्या है आंसर में? कोई समस्या नहीं।
हाँ 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 हाँ, सवाल का जवाब तो याद है पर सवाल पूरा याद नहीं है। वो ऊपर ले जाने वाला म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, याद है ना? ठीक ठीक। उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था कि इसको पुल करते हैं और स्लोली, धीमे धीमे। एक धीमे धीमे ले जाने की बात थी। उसमें एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आती है, हाँ, इसमें नहीं आती। अच्छा देखो, मुझसे भूल हो गई, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आएगा इसमें भी, है ना? इधर थीटा मैंने भूला, गलती से लगाया नहीं, एम जी तो यूं लगेगा ना, एम जी कॉस थीटा आएगा इसमें भी, इसमें भी आएगा। थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया मैंने, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर और एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इस तरह से बात समझ गए हम, जान गए हम और मान गए हम। कोई समस्या नहीं सवालों में हमारे में। ये कौन सा पेपर है? वन है ये? 20? अच्छा, 20। क्वेश्चन नंबर 20। इसका डी वाला ऑप्शन पूछना चाहते हैं। एक पार्टिकल रेस्ट से चलता है सर्कल में 3 मीटर की रेडियस वाले, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन 4t। आफ्टर 1 सेकेंड इसका स्पीड इतना होगा, ये पूछ रहे हैं। तो अल्फा अपन को दे रखा है 40, तो v, इसको अल्फा से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, a बाय आर, तो r इधर आ जाएगा। r क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को 3 मीटर, 12 a हो गया 12t। ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv बाई dt। जीरो से v, जीरो से t, v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, है ना? तो आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो डी वाला ठीक है, तो ठीक नहीं दिया क्या? अच्छा, एक आंसर नहीं दे रखा है, आप लोग कह रहे हैं कि शामिल करें, आ तो रहा है तो शामिल करना पड़ेगा। तब इसका आंसर में डी भी आ जाएगा। फिर लिखा है कि पार्टिकल विल ट्रेवल डिस्टेंस 2 मीटर इन इनिशियल 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 1 सेकेंड में इसको और आगे बढ़ाएंगे, s बराबर 3t क्यूब, 2t क्यूब, 2t क्यूब, ये डिस्टेंस आ गया। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में डिस्टेंस उसने 2 मीटर चला, वो भी सही है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन 12 और t इक्वल टू 1 पे ये 6, v स्क्वायर बाय आर 36/3, 12 12 12, तो ये भी सही है। बी सी डी, ये इसका जवाब हो गया। और जवाब कुछ और दिया हुआ है, बदल दें हम। ठीक है, कौन सा? पेपर 1, पेपर 2। क्या नाम है भाई पेपर का? ACT 3 पेपर 2 PCHM।
डेट, क्या डेट बता रहे हो? 6 नवंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर हो गया? BCD करेक्ट आंसर। और कोई सवाल? 26वां साल, 26, 26। हाँ 26 में बोलो, क्या कह रहे हो? अच्छा, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 1.7 लेने से आपको आंसर 2 डेसिमल तक बताना था, तो 1.732 लेना ही चाहिए। टू 2.691 का 2.69, 1 डेसिमल तक राउंड करना था क्या? 2.70 का रखा है। अच्छा, ठीक बात है आप लोगों की। वन 1.7 लेने से, राउंड ऑफ करने से 2.7 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 2.73। ठीक बात है। क्या करें हम? क्या क्या होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26, ये इनमें से कोई भी लगा दो, नंबर दे दें बस। और इसमें तो नहीं अब कुछ 35 में परेशानी हो रही? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। स्ट्रिंग वर्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछिए, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले 0 है हॉरिजॉन्टल में, बाद में भी 0 होगी हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में तो बाद में 0 है ही, 0 है ही। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मोमेंटम तो 0 है, तो 0 आंसर होगा, 0 पहले नंबर वाला। कोई समस्या थोड़ी, नंबर में नहीं समस्या आ रही है ना? बस इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर वापस कर दो, ये लो पेपर ले लो, अगर पीछे भेज दो। तुम्हारा क्या रह गया? पेपर 1 में 24, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अबाउट टाइम इंटरवल में कुछ बताया होगा, इधर उधर जा रहे होंगे वो, टाइम इंटरवल नहीं दिया।
आपने क्वेश्चन नंबर 24 किया है इस पेपर 1 का ना? क्या किया इसमें? अबाउट टाइम इंटरवल का क्या मतलब? कहाँ लिखा है मिलने के बारे में? सही बात, तुम्हारा बात तो सही है। मैं कैमरे की तरफ भाग रहा हूं तो मैं कैमरे पे आके रुक जाऊं, थोड़े ऐसे चला जाऊंगा आगे। क्वेश्चन तो अधूरा है 24वां ना, पेपर 1। बाकी 25 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 1। ठीक है, इसमें कोई टाइम इंटरवल दिया नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ कि ये मल्टीपल करने तो सारे क्वेश्चन थे ना अपन को, छोड़ना तो था ये कोई? ये लो। भेज दिए भाई आंसर करेक्शन, ठीक है। तो अब देखो टेस्ट पेपर में कुछ बच्चों के नंबर काफी कम आए होंगे, उनके लिए दो बात कह देता हूं। जिनके कम नंबर आए हैं वो अपने नंबर का हिसाब लगा के देखना कि उतने नंबर लाने के लिए कितने एक सवाल करने थे, है ना? तो आपको पता लगेगा कि जितने नंबर आपके आ रहे हैं ना, उनको करने के लिए बहुत ही कम सवाल करने थे। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अच्छे से छांटना सीखो, आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। भाई जिनके बहुत नंबर आ रहे हैं वो तो क्या छांटेंगे, है ना? जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो अगर सही से छांट ले, उनको पता चलेगा कि आसान क्वेश्चन थे और जो वो नहीं कर पाए। मैं न सिर्फ फिजिक्स के कह रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट कह रहा हूं। दोबारा से आंसर की भरो तो अपने आप से इतना ही पूछ लो कि मैं 3 घंटे तक बैठ करके कोई पेपर दे रहा हूं और मेरे टोटल नंबर ही 30 ही आ रहे मान लो, तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर, 7 चौक 28, 8 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं कि 8 ही क्वेश्चन में सही कर दूं तो भी उससे ज्यादा ले आऊंगा मैं। 8 क्वेश्चन छांट करके करने थे पूरे 3 घंटे के अंदर, बढ़िया से कर सकता था मैं। अब मैं इतनी माथा फोड़ी करके जा रहा हूं फिर भी मैं 8 के बराबर भी सही नहीं कर रहा हूं। तो उनके पास तो बहुत चॉइस है सही करने की, जिनके कम आ रहे हैं। तो वो अच्छे से एनालिसिस करना सीखें, थोड़ा इंप्रूवमेंट करें और जो गलती है उसको दोहराने से बचें, ठीक है? मेहनत करते रहें। कम नंबर लाने के बावजूद भी मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि यही हमारे हाथ में है ना? निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है और पढ़ाई बंद करने से और बुरा होने वाला है। तो और बुरा हो इससे अच्छा मेहनत करते रहें। थक रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चल लें, चलते रहे, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। 13th वालों को देख लेना, आपको कभी लगे ना कि आपकी हालत ज्यादा खराब है
तो जो 11वीं 12वीं वाले पास भैया ने कोई मिलते हो, उनको अपना पेपर पकड़ा देना कि भैया जरा आप करो, क्या होता है जरा देखते हैं हम। भैया आप बातें कर रहे हो आपस में, भैया का टेस्ट दिलवा लो एक बार। क्या आप तो सब पढ़े ही रखे हो, तो आपको पता लगेगा कि भैया को कुछ नहीं आ रहा है, इतना तो मेरा आ ही रहा है, इनके पास तो समय भी नहीं है, मेरे पास तो 2-2 साल का समय है। तो पॉजिटिव रहोगे तो समय यूज हो जाएगा, नेगेटिव रहोगे तो सब खो जाएगा, तुम भी भैया बन जाओगे, है ना, थोड़े दिनों में। आगे बढ़े। अपनी क्लास में अपन पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल थ्योरम व्योरम सब बता दिया था, क्वेश्चंस चल रहे थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के सवाल चल रहे थे। सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ये आपको रॉड दे रखी है कुछ 4 रॉड, चारों का मास बराबर mm, चारों की लेंथ LL। तो रोटेशन चैप्टर का सबसे कीमती टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका हम सवाल कर रहे हैं। ये सीखना बहुत जरूरी बात है हमारे लिए। अच्छा, कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट पेपर दिया था, हाथ ऊपर करना जरा। लगभग सबने दिया था, है? अच्छा, है? पास में आकर सुनना पड़ेगा। तबीयत खराब हो रही थी कि तुम तो रोज ही क्लास में तो आ रहे थे। अच्छा, क्लास तो अटेंड कर रहे हो, पर ऐसे धीरे धीरे टेस्ट पेपर दे आते सर ऑनलाइन आराम से लेटे लेटे। टेस्ट पेपर छोड़ना नहीं चाहिए, बस मैं तो ये कहूंगा। ड्रिप की बोतल चढ़ रही तो लगा के बुलाओ सर, बोतल वोटल लेके लगाना जरा, पेपर देना है आप, सब लोग देखे। नहीं मेरा पेपर है भाई, ऐसे सीरियसनेस रखो, क्योंकि सारी पढ़ाई टेस्ट पेपर के लिए कर रहे हैं हम कोई कोटा से प्रेम नहीं करते हैं, या मेरे से कोई मिलना नहीं था आपको, है ना, वो तो मुलाकात हो गई, अलग बात है। आप एक पेपर की तैयारी करने आए और वो पेपर ना दें, पेपर ना देकर पेपर की तैयारी हो ही नहीं सकती। सबसे जरूरी बात है पेपर अटेम्प्ट करना, कुछ भी हो जाए, भले हमारे माइनस के नंबर आए, बड़ी हिम्मत चाहिए, माइनस के पेपर नंबर आने के बावजूद भी पेपर देने जाना। हर एक रॉड एल लेंथ की, हर एक रॉड का मास है, ठीक है।
और ये वाली एक्सिस है। देखो अगर हम इतने अच्छे ज्ञानी नहीं, जैसे अच्छे डॉक्टर नहीं, तो अपने आप बॉडी काट के ऐसे ऑपरेशन खुद से नहीं करना चाहिए, है ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कोई भी सामान को तोड़ फोड़ करना है, चेंज करना है, तो पहले बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। मास को एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, रूल ये है। एक्सिस के अराउंड सर्कमफ्रेंस में कहीं भी रख सकते हो। अपने आप से पूछो कि ऐसा कुछ कर रहे हो क्या। एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करो, एक्सिस के अराउंड घुमा लो, बोलो। अब ये पेन है, इसको पेंसिल कैसे मान लें, है ये रॉड दे रखी है ना, रॉड 4 रॉड है ये, इसलिए रॉड ही मानेंगे जो है। कहां किया था, कहां किया था? उसी का रूल बता रहा हूं। मास को एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करने की इजाजत है। जब एक्सिस यूं थी और प्लेट यूं थी, तो मास को एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करने से रॉड बन गई थी। हम कोई रॉड बनाने नहीं निकले थे, मास को एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट किया। जो मास यहां से एक्स डिस्टेंस पे था, वो अभी भी एक्स डिस्टेंस पर ही है। अगर इतना हिसाब लगाना जानते हो तभी मास की उठा पटक करना, वरना जैसा है वैसे ही कैलकुलेट करना। ये रूल है। जिन लोगों से ऐसे समझ में नहीं आता ना, उनको जो दे रखा वही सॉल्व करो, इधर उधर चेंज मत करो कुछ भी। आगे आंसर किसका आ गया, कितना है? 3 ml²। तुम्हारा 4/3, 4/3, 10/3, 7/12। सबका अलग आ गया। कैसे सबका सही हो सकता है? भगवान भी सही नहीं कर पाएंगे, सबका कैसे सही होगा? 5/7, 5/3, 7/3, 4/3, 7/3, 5/3, 10/3, 17/7/12। चलो मिलाते हैं, कैसे करते हैं? मेथड 1, मुझको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो मैंने एक एक्सिस ये ले लिया और एक एक्सिस ये ले लिया। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मानते हो? ऐसे विचार आ सकते किसी के मन में? ये वाला मुझे पता करना था, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, इसके अबाउट घुमाए, इसके अबाउट घुमाए, बराबर इसके अबाउट घुमाए। अब ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो आई जेड इज इक्वल टू 2IY। जो y के अबाउट घुमा रहे हो ना, उसका दुगना कर दो तो z के अबाउट आ जाएगा। अब इसमें से इस रॉड का तो 0 हो गया, इस रॉड का तो ml²/3, इसका ml²/3 और इसका ml², तो ये दुगना कर देंगे, ml²/3, ml²/3 और ml²। इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 3, 4, 5, 10, 10/3 ml²। तो आंसर हो गया 10/3 ml²।
कितना सीधा सवाल था ये, समझ में आ गया? ऐसा अगर सोचा तो, जरूरी नहीं कि हम ऐसा सोचें, हम और भी तरीके से सोच सकते हैं। अगले पेज पे दिखाता हूं कि हम कैसे और भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो ही चुका है। मेथड 2 है ना। अब ऐसा है कि हम इन चारों का अलग अलग निकाल लेंगे। इस वाली रॉड का हो गया ml²/3, इस रॉड का हो गया ml²/3। अब इस रॉड का चाहिए, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस √5L/2, तो ml²/12, ml²/12 प्लस ICM प्लस MD², m इंटू √5L/2 का स्क्वायर। ऐसा कैसा इसका भी हो जाएगा, √5L/2 इंटू 2, तो ये आ गया 2ml²/3 प्लस ये 5ml²/4 आ गया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लिया, तो 3ml²/12, 4ml²/12, ml²/3 कितना हो गया ये 5ml²/4, ऊपर नीचे 3 से गुणा के 15 हो गया, 15 + 1 16, 16/12, तो 4/3, 8/3, 8/3 ml², मिला के हो गया 10/3। ठीक है, था कि नहीं सीधा साधा? और कोई सवाल करते हैं? ठीक है, तुमने खुद ही बता दिया, बढ़िया बात है। जो तुम कैलकुलेट करना चाहोगे वो कैलकुलेट तो हो ही जाएगा, पर वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो हम कर रहे हैं ना, रूल थोड़ी कर लगा रहे हैं हम। रूल तोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, रूल तोड़ना आसान है। ये सवाल करो, क्या आपने किसी स्फेयर में से स्फेयर निकालने वाला कर लिया क्या? वो हो चुका है ना, ठीक है। अब आपसे ये सवाल देते हैं फिर। ये सिलेंडर वाला नहीं किया होगा, एम मास है ना, यूनिफॉर्म। एम मास का यूनिफॉर्म सिलेंडर है जो कि इसके अबाउट घूम रहा है। तो हमसे पूछा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट
shown axis. दिखाई गई एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। क्या आ गया कुछ आंसर? Uh, चलो भाई, कुछ हुआ क्या? देखो, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, और एक ऐसी हो जाएगी। ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, उनमें से दो एक्सिस के अबाउट एक जैसा होगा, तीसरी एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं। पर दुख की खबर यह है कि इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की इजाजत नहीं है। ये सारे ख्वाब धरे रह गए, है ना? ये लग तो अच्छा रहा था, पर आंसर गलत आ जाएगा क्योंकि कानून टूट रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बढ़िया से लग रही है, पर नियम टूट के लग रही है, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं रहा। नहीं लगाएंगे ऐसी थ्योरम, हमें क्या काम की जो माइनस का नंबर दे। कुछ और कर लेंगे हम। तो कुछ और करोगे क्या? जो थ्योरम फेल हो जाए तो हम दूसरी थ्योरम लगाएंगे।
ऐसा करेंगे कि हम इस सिलेंडर को बहुत सारी डिस्क से मिला मान लेंगे और हर एक डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो अगर इस डिस्क का मास हम dm मानते हैं तो di इस एक्सिस के अबाउट DICM प्लस dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर डिस्क के लिए लगा के सभी डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे। तो इसके हिसाब से dm इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, -L/2 से लेके L/2 तक। तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। dm की वैल्यू m बाय l इंटू dx, ऐसा रख देना। तो सिलेंडर के एंड्स पूरे तो L क्लोज लेंथ के सिलेंडर का मास m है, तो dx विड्थ के सिलेंडर का मास m बाय l इंटू dx होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। अगर इसकी रेडियस 0 होती तो ये रॉड बन जाती, तो ml स्क्वायर बाय 12 आ रहा है। अगर इसकी लेंथ 0 होती तो डिस्क बन जाती, mr स्क्वायर बाय 4 आ रहा है ना। इस तरह से इसका आंसर आ रहा है, जान गए हम। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो एक और पूछ लेते हैं। पूछे अगले साल। ये लो, इस क्वेश्चन में एक कोण ले लिया हमने इस एक्सिस के अबाउट। h हाइट का r रेडियस का कोण है, यूनिफॉर्म कोण। अब तो आप समझ गए कि क्या करना है ना, पिछले सवाल से शिक्षा मिल चुकी है।
सॉलिड सिलेंडर है ये ना, कोन, सॉलिड कोन, कोन बोले तो सॉलिड कोन। यहां से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस किया, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर। तो सिमिलर ट्रायंगल से r बाय एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R बाय एच, तो R बाय एच इंटू एक्स आ जाएगा। इस डिस्क का रेडियस हमको मिल जाएगा। तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, DI इज इक्वल टू DICM प्लस DM इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। DICM तो इसका आ जाएगा अपना मास DM, तो ये DM इंटू इसका डायमीटर, ये वाली एक्सेस होगा नहीं तो वाली, तो ये आ जाएगा DM इंटू छोटा वाला R इंटू एक्स बाय एच MR स्क्वायर बाय 4 प्लस DM इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो DI, तो यहां से अपने पास में R स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 1 इंटू DM इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना। अब DM की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे लिखेंगे हम? तो पूरे का मास अपॉन पूरे का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, छोटे का मास छोटे का वॉल्यूम पाई इसका रेडियस R आई एच इंटू एक्स, पाई R स्क्वायर इंटू dx, पाई पाई काट देंगे 3m हो गया, 3m R स्क्वायर भी कट जाएगा, 3m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, कि h क्यूब आएगा, h ही आएगा। देखो h स्क्वायर था ना, h क्यूब आएगा। ये DM की वैल्यू आ गई। यहां रख देंगे R स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस 1, 3m अपॉन h क्यूब एक्स स्क्वायर dx इंटू एक्स स्क्वायर, कर दे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट x की पावर 5 यानी 0 से h की पावर 5/5, तो h की पावर 5 है, h की पावर 3 कट जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, और h स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, तो आई कितना आ गया, R स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3mh स्क्वायर बाय 5, h स्क्वायर अंदर ले गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पूरा गुणा कर लेते हैं, तो 3/20 MR स्क्वायर
प्लस 3/5 mh²। 3/20 mr², 3/5 mh²। क्या कहते हो? ये लाए थे आप लोग? लाने वाले थे? लिमिट किसकी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या है? डायग्राम में देखो, एक्स 0 तो क्या है? ये वाला कॉर्नर। एक्स की वैल्यू एच है तो 0 से एच में सब आ जाएंगे, तो वही लिमिट लगाएंगे, वही हमने लगाया। ठीक है, ये भी हमने जान लिया, ये भी हमने मान लिया। कुछ कहना चाहते हो? इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, तो किसी भी डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है। ये फॉर्मूला रटा हुआ हमारा, ये दोनों बराबर होते हैं इसके। mr²/4 प्लस mr²/4 बराबर mr²/2, जो हम ये जानते हैं। डिस्क की बात कर रहे हैं ना तुम? हम डिस्क की बात कर रहे हैं। कितनी विड्थ है उसके? dx मतलब क्या होता है? जो तुमने असली में डिस्क दे रखी है ना, उससे तो बहुत ही पतली। कागज की डिस्क बनाओगे तो भी dx की डिस्क नहीं बनेगी, ज्यादा है कागज की मोटाई, और पतली बना दो। ये तो बहुत बढ़िया वाली डिस्क है, डायग्राम में मोटा दिखा दिया तो क्या है ना? इतनी छोटी तुमने देखी ही नहीं होगी, इतनी पतली है वो। उसकी चिंता मत करो, उसकी हाइट की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमने जान लिया बहुत सारे एक्सिस के अबाउट। और क्या करें, आगे बढ़े, है ना? अब मैं एक बात बता ही देता हूँ, क्या करूं बता ही देता हूँ, टाइम है हमारे पास। बढ़ जाऊं मैं आगे? ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। 3 एक्सिस ले रहे हैं हम, एक्स, वाई और जेड। तो ये मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक्स वाई जेड, है ना? अगर मैं कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एक्सिस लूं, यहां से पास करने वाली, अपनी मर्जी से कोई भी एक्सिस ले सकता हूं, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की इच्छा रखता हूं। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मैंने ली, और ये कोई टेढ़ी मेढ़ी एक्सिस ले ली, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। तो कोई मैं अगर एक पार्टिकल ले लूं यहां पर, जिसका मास टीएम होगा, उसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड, होंगे कि नहीं? ये कोई मैंने एक्सिस लिए, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूं, लैम्डा वेक्टर। मान लिया एक लैम्डा वेक्टर है, ये जो मैंने लिया है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर,
ये उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मुझे इस वाली एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो दो वेक्टर की सहायता से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या? अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं ना? निकाल लेते हैं। तो आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला तो आर क्रॉस लेमडा या लेमडा क्रॉस आर एक ही बात है, लेमडा क्रॉस आर अपॉन लेमडा इंटू आर, साइन थीटा आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ऊपर वाले का, आर से इसको डिवाइड कर देंगे तो आर तो कट जाएगा, लेमडा रह जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि ये लेमडा भी यूनिट वेक्टर है तो ये लेमडा भी हट जाएगा। इफ लेमडा इज यूनिट वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, देन आर परपेंडिकुलर इज लेमडा क्रॉस आर, ये हो गया। अब मैं लिखना चाहता हूं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। आर परपेंडिकुलर हो गया लेमडा क्रॉस आर, इसका स्क्वायर। अब लेमडा वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूं लेमडा एक्स आई के, लेमडा वाई जे के, लेमडा जेड के, और आर वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूं एक्स आई के, वाई जे के, जेड के। ठीक है, बात यहां तक बिल्कुल सही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना भी जानते हैं हम लोग, आपको क्रॉस लेके दिखाते हैं। लेमडा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? इधर लिख देते हैं आई जे के, फिर लेमडा एक्स, लेमडा वाई, लेमडा जेड, एक्स वाई जेड, ऐसा है ना। अब इसका सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने से क्या आएगा? z इंटू लेमडा वाई माइनस वाई इंटू लेमडा जेड आई के माइनस z इंटू लेमडा एक्स माइनस एक्स इंटू लेमडा जेड जे के, वाई इंटू लेमडा एक्स माइनस एक्स इंटू लेमडा वाई के। ये क्या किया मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। अब मैं इसका क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक है, हर कोई मैग्नीट्यूड लेना जानता है। क्या रखा है? स्क्वायर करके ऐड कर देगा, फिर अंडर रूट लेगा, पर हमें तो उसका स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वहां रख दूंगा, वहां रखने जा रहा हूं। थोड़ा ऊपर किसका लूं? ऐसे। अब देखो क्या होने वाला है। ये समेशन का साइन यहां लगा हुआ था, अब ये ओपन कर रहे हैं हम,
इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, z स्क्वायर लेमडा y स्क्वायर लेमडा z स्क्वायर माइनस 2 लेमडा y लेमडा z y z, ये हो गया ना एक का। अब इसका स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेमडा x स्क्वायर लेमडा z स्क्वायर माइनस 2 लेमडा x लेमडा z x इंटू z। अब तीसरा और रह गया बस, y स्क्वायर लेमडा x स्क्वायर लेमडा y स्क्वायर माइनस 2 लेमडा x लेमडा y x y, ये हमने स्क्वायर करके रख दिया यहां पर। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, वेक्टर वेक्टर सब चला गया। कितना सिंप्लीफाई हो गया देखो। अब देखो इसमें कुछ और खूबी मिलाते हैं हम, दिखाते हैं हम। अब देखो ये जो आई मैंने लिखा है, ये जो जेड स्क्वायर दिख रहा है, लेमडा वाई स्क्वायर और किसी के पास में भी होगा, देखो इसके पास है। इन दोनों की जोड़ी बनाते हैं हम, ये अच्छा लग रहा मुझे। समेशन ऑफ, देखो लेमडा तो कांस्टेंट है इसलिए उसको तो समेशन साइन के बाहर ले लेते हैं। लेमडा वाई स्क्वायर कॉमन, समेशन ऑफ डीएम इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला मैंने कर लिया। और कहीं था भाई, ये वाला था, ये दोनों को मैंने एक तरफ कर दिया। फिर प्लस लेमडा जेड स्क्वायर वाला इकट्ठा करूंगा, लेमडा जेड स्क्वायर समेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, और कहीं भी था लेमडा जेड, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। ये दोनों निपटा दिए मैंने। अब एक और देखो, लेमडा वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स रह गया, डीएम इंटू लेमडा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी दोनों हो गए। ठीक है, थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी फिर बच गया ये तीनों एक साथ कर देते हैं। माइनस 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई समेशन ऑफ डीएम एक्स इंटू वाई माइनस 2, इधर लिखूं, थोड़ी जगह यूं करूं, माइनस 2 लेमडा एक्स वाई हो गया, एक्स जेड लेमडा एक्स लेमडा जेड समेशन ऑफ डीएम एक्स जेड, फिर माइनस 2 एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड लेमडा वाई लेमडा जेड समेशन ऑफ डीएम वाई इंटू जेड। ठीक है, यहां तक अब कोई समस्या नहीं आ रही, सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो आप ये जानते हो कि ये किसके बराबर है, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई वाई एक्सिस के अबाउट हो गया नहीं, और ये जेड के अबाउट हो गया, एक्स के अबाउट हो गया। कितना सुंदर हो गया, लेमडा वाई स्क्वायर इंटू आई वाई, लेमडा जेड स्क्वायर
इंटू आई जेड, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू आई एक्स। अब देखो ये जो है ना, एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाते हैं, समेशन ऑफ डीएम एक्स इंटू वाई, है ना, इसका नया नाम रखते हैं आई एक्स वाई। अब इसको याद रखेंगे, आई एक्स वाई किसके बराबर है, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स वाई माइनस 2 लैम्डा एक्स लैम्डा जेड आई एक्स जेड। तो आई एक्स जेड किसको कहेंगे हम, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स जेड, इसको आई एक्स जेड कह देंगे। आई वाई जेड, ठीक है, वो लिख दिया ना ऊपर, आई एक्स वाई क्या ये है, दिस इज आई एक्स वाई, ठीक है। अच्छा नाम चाहते हो कि कुछ नाम बताऊं, इंटीग्रल डीएम एक्स इंटू वाई, मतलब कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से गुणा करना, मास से गुणा करना, जोड़ देना, जो आया वो है आई एक्स वाई। किसके अलोंग अबाउट, नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे, इसका नाम हमने अबाउट अलोंग तो रखा ही नहीं ना कुछ। अब इसका नाम बताता हूं क्या रखें, ये प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर इससे कोई फायदा नहीं है, जो लिख रखा है ना वो बेस्ट है, यही है बस, जो लिखा है ना वही है। तो अच्छा देखो अब फॉर्मूला कितना सुंदर बन गया है, इसकी सुंदरता को निहारे हम। अब थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं, आपको अच्छा लगेगा। लैम्डा एक्स स्क्वायर आई एक्स, लैम्डा वाई स्क्वायर आई वाई, लैम्डा जेड स्क्वायर आई जेड, माइनस 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आई एक्स वाई, माइनस 2 लैम्डा वाई लैम्डा जेड आई वाई जेड, माइनस 2 लैम्डा जेड लैम्डा एक्स आई एक्स जेड। 6 टर्म्स हो गए ना। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं, वाई एक्सिस के अबाउट जानता हूं, जेड एक्सिस के अबाउट जानता हूं, और ये प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जानता हूं, तो मुझे सिर्फ वो वेक्टर के 3 कंपोनेंट चाहिए, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड, यूनिट वेक्टर है। उस एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, उसके तीनों कंपोनेंट को इनसे गुणा करके जोड़ दूंगा तो उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। अब कोई कहेगा कि एक्स के अबाउट तो याद हो सकता है, वाई के अबाउट भी हो सकता है, जेड के अबाउट, ये प्रोडक्ट वाला कहां से लाएंगे। तो हम कुछ ऐसी एक्सिस ढूंढेंगे जिसमें प्रोडक्ट वाला 0 हो जाए, है ना। कोऑर्डिनेट्स का सम ऐसा होगा कि जितने प्लस के हो उतने माइनस के हो जाए, तो उससे फिर क्या होगा कि ये 3 टर्म 0 हो जाएंगे, ये 3 काम आ जाएंगे, फिर ये थ्योरम काम बन जाएगी, है ना। ये मैंने एक विशेष थ्योरम बताई थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, समय ज्यादा हो गया, अब ये रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप अपनी तरफ से वो जो आपके HLP के सवाल रह गए थे देख लेना, कर देंगे, एक DBP कर देंगे, ठीक है।